हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। और आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। यस, यू हैव हर्ड वेरी मच करेक्ट। पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थोड़े से लेंथी थे तो मैंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। दैट इज पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ एंड कंटिन्यूएशन में उसके बाद से जो सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो रिमेनिंग वाले हैं वो आज हम पार्ट नंबर 2 में देखने वाले हैं। ओके, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेगमेंट लेट अस लिसन। You will listen to an announcement. As you listen, circle the pair that was chosen to play chess. Refer to page 128 for transcript. अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 128 पर जब आप जाएंगे तो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिखेगा। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? अ रिटन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी चेंज ऑफ हार्ट चैप्टर का ही एक छोटा सा उन्होंने कुछ एक स्टोरी या कुछ एक पैराग्राफ दे दिया है। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। बेसिकली इस पैराग्राफ में अलग अलग पेयर बनाए गए हैं अलग अलग गेम्स खेलने के लिए, चेस के लिए, बैडमिंटन के लिए, जो भी। ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए एंड लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पेयर, कौन से दो जो स्टूडेंट्स थे उनको चेस खेलने के लिए चूज किया गया था, उनके नेम्स को आपको सर्कल करना है। तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट द फ्राइडे फ्रेंडली मैचेस। तो बेसिकली जो स्कूल के जो कोच हैं, जो पीटी टीचर हैं, वो बच्चों से गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पता है आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। फ्राइडे है क्योंकि आज हमारे फ्रेंडली मैचेस खेलने का दिन है और इस फ्राइडे हमारे 3 मैचेस होंगे। कितने? 3। एक होगा चेस के लिए, दूसरा होगा खो खो के लिए एंड फाइनली थर्ड वाला जो होगा वो होगा बैडमिंटन के लिए। चेस, खो खो एंड बैडमिंटन। आई हैव पुट अप द खो खो टीम्स नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। तो वो बता रहे हैं जो स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड लगा है ना स्कूल में, आप वहाँ जाइए, चेक करिए। तो खो खो की जो टीम्स हैं उन बच्चों के नाम वहाँ पे मेंशन है कि कितनी टीम्स हैं और कौन सी टीम में कौन से बच्चे हैं। तो स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड से जाके आप खो खो टीम्स की लिस्ट देख लीजिए। Since this is a team game, your class 6th B shall be playing against 6th D। तो बता रहे हैं कि खो खो एक टीम गेम है, तो आपकी क्लास जो 6B है वो कौन सी क्लास के अगेंस्ट खेलेगी? क्लास 6th D के अगेंस्ट। तो क्लास 6B की खो खो टीम क्लास 6D की खो खो टीम के साथ खेलेगी। ओके, खो खो के जो मैच रिफ्रेशमेंट्स हैं दे आर अवेलेबल एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब। अब ये रिफ्रेशमेंट्स क्या होते हैं? जब गेम के बीच में प्लेयर्स थक जाते हैं तो उनको पानी, जूस ये दिया जाता है, उन्हें रिफ्रेशमेंट्स कहते हैं। तो कह रहे हैं खो खो मैच के जो रिफ्रेशमेंट्स हैं वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन अपनी तरफ से फ्री में दे रहा है? ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब दे रहे हैं। यहाँ पे एक्स साइलेंट है तो यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन है ज़ाइडियम। सर कहते हैं लेट मी क्लैरिफाई, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो स्पेलिंग है वो है XYDIUM, दैट मीन्स ज़ाइडियम। ओके, तो रिफ्रेशमेंट्स कौन देने वाला है खो खो टीम्स को? ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब देने वाले हैं। अब वो प्लेसेस बता रहे हैं कि मैच की प्लेसेस क्या कहाँ होंगी, यानी खो खो मैच स्कूल में कहाँ होने वाला है, चेस कहाँ होने वाला है, एवरीथिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं चेस की। वो कहाँ होगा? जो हमारे स्कूल में फर्स्ट फ्लोर पे जो एक्टिविटी रूम है ना, वहाँ पर होगा विथ वानी एज द स्कोर कीपर। यानी जो भी 2 लोग चेस खेलने वाले हैं, चेस 2 लोगों के बीच में होता है, वहाँ पे स्कूल के फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम में होगा और वहाँ पे स्कोर बोर्ड कौन रखेगा? वानी। यानी वानी बताएगी कि कौन से प्लेयर को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। खो खो स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेला जाएगा जहाँ पे मैं खुद आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी, यानी मैं पूरा देखूंगा किसको क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं। और बैडमिंटन की जब हम बात करें तो जो मल्टीपर्पज़ हॉल है हमारे स्कूल का, ग्राउंड फ्लोर का जो हॉल है, वहाँ पे आपका ये बैडमिंटन का मैच होगा। द नेट विल बी पुट अप देयर। अब बैडमिंटन के लिए नेट चाहिए रहती तो सर बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए नेट वहीं पर ही लगा दी जाएगी। चेस मैच की अगर बात बोलें तो ये डिसाइड किया जाएगा कि वो किसके बीच में होएगा? सरिता एंड नुपुर के बीच में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि चेस के लिए किन 2 लोगों को चूज किया था, करा गया था? सरिता एंड नुपुर का। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको उसको सर्कल करना पड़ेगा इन नेम्स को। ओके, 2 मैचेस खेले जाएंगे रेगुलर गेम्स पीरियड में ऑन एवरी फ्राइडे, बट खो खो विल बी प्लेड इन 2nd एंड 3rd पीरियड। तो बता रहे हैं कि भाई 2 मैचेस खेले जाएंगे जो रेगुलर गेम्स पीरियड है उसमें 2 नॉर्मल मैचेस, यानी कि चेस उसी में खेला जाएगा, बैडमिंटन उसी में खेला जाएगा। लेकिन सिर्फ खो खो ही ऐसा गेम है जो 2nd एंड 3rd पीरियड में हम अलग से खेलेंगे क्योंकि बहुत सारा टीम गेम है एंड बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं।
याद रखिए सर कहते हैं कि जो खो खो टीम है उसके जो नेम्स है वो कहाँ लगाए गए हैं, स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पे, तो वहाँ जाके अपना नाम चेक कर लो एंड गुड लक एवरीवन। सबको उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला और बोला जाओ फ्रेंडली मैचेस खेलो। अब ये आपका पूरा ट्रांसक्रिप्ट खत्म होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमको पूछा गया था कि आपको उस नाम को सर्कल करना है जो चेस के लिए चूज किए गए थे, तो हमें पता है सरिता एंड नुपुर को चूज किया था, रीमा धीरज और गीता हितेश को तो चूज किया ही नहीं, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। दैट मीन्स द आंसर इज सरिता एंड नुपुर। इनको किसके लिए चूज किया गया था, चेस के लिए। स्टार्टिंग में ही हमसे पूछा था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट। अब आपसे बोला जा रहा है कि वो जो अनाउंसमेंट था यानी कि जो अभी ट्रांसक्रिप्ट हमने पढ़ी थी, आप उसको अच्छे से एक बार फिर से सुनिए और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं वो फिल करिए। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर अभी अभी हमने पढ़ा है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आंसर्स लिखेंगे यहाँ पे। हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड, कितने फ्राइडे मैचेस प्ले किए जाएंगे, तो 3 मैचेस खेले जाएंगे, चेस, खो खो एंड बैडमिंटन। स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया गया था, खो खो टीम की जो नेम्स हैं खो खो टीम्स की, खो खो टीम्स आर पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, कि खो खो टीम में कौन कौन से बच्चे हैं, उनकी जो पूरी टीम है उनका नाम स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है। कौन स्पॉन्सर करने वाला है खो खो टीम को रिफ्रेशमेंट्स, यानी फ्री में ये जूस एंड वाटर कौन देने वाला है, तो जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब। ओके नेक्स्ट, हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस, चेस का स्कोर कीपर यानी पॉइंट्स कौन देखने वाला है कि किसको कौन से पॉइंट्स मिलने वाले, तो वानी देखेगी। ओके नेक्स्ट, हु विल बी द रेफरी फॉर द खो खो, खो खो का रेफरी कौन था, खुद पीटी सर ही थे, कोच थे। यस, द नरेटर हिमसेल्फ, यानी जो ये पूरा नरेट कर रहा है, जो ये पूरा बोल रहा है अनाउंसमेंट, तो खुद पीटी टीचर। ओके नेक्स्ट, विच फ्राइडे पीरियड्स आर मेंट फॉर खो खो, खो खो में फ्राइडे को कौन से पीरियड में वो होएगा, खो खो के गेम्स होंगे, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स में होगा। बाकी गेम्स के नॉर्मल पीरियड में कौन से होने वाले थे, बैडमिंटन एंड चेस। सेकंड एंड थर्ड पीरियड किसके लिए उन्होंने बोला था, खो खो के लिए। ओके इजी, चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, विच इज लेट अस स्पीक नाउ। अब आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, आपको पेयर्स में यानी अपने क्लास में पार्टनर के साथ आपको 3 मैजिक वर्ड्स यूज़ करने हैं। हम सब ने बचपन में लिटरली नर्सरी में हमने 3 मैजिक वर्ड्स सीखे थे, जो कि थे प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी। कि अगर आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो प्लीज़ बोलिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई, आप अपोलोजाइज कर रहे हो, तो सॉरी यूज़ करिए। एंड आपको किसी ने कोई चीज़ दी है या किसी ने आपकी कोई हेल्प करी है, तो जस्ट से थैंक यू। और ये 3 मैजिक वर्ड्स हैं जो आपको पोलाइट बनाते हैं। तो आपको ये मैजिक वर्ड्स यूज़ करने, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस दिए, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही मैजिक वर्ड को पुट करके सेंटेंस लिखना है। ओके और कुछ प्रॉम्प्ट्स भी गिवन है, यानी कुछ हल्की फुल्की यहाँ पर आपको वो भी गिवन है, हिंट्स गिवन है। ओके तो उस तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट अपनी सिचुएशन देखते हैं। यू आर वानी, अब बता दिया गया है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम वानी है। यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। अब आप अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मुझे भी अपनी टीम में ले लो गेम्स पीरियड में। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि सॉरी बोलते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो क्या बोलेंगे, प्लीज़। तो वानी कैसे रिक्वेस्ट कर रही है, ऐसे रिक्वेस्ट कर रही है। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ टेक मी टू योर टीम ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे टीम में ले लो गेम्स पीरियड के टाइम पे। तो इस तरीके से वानी ने रिक्वेस्ट करी टीम मेंबर्स को। ओके और सिचुएशंस देखते हैं। यू आर सोमीवन, अब आपका नाम बता दिया कि आप कौन हो, सोमीवन। अब सिचुएशन क्या है, आपको हितेश को बोलना है कि आपकी वो हेल्प कर दे, किस चीज़ में, विथ क्लीनिंग द क्लासरूम कबर्ड, की क्लासरूम में जो कबर्ड है उसको साफ करने में मेरी हेल्प कर दो। तो सोमीवन किससे बोल रहा है, सोमीवन बोल रहा है हितेश से। अब हेल्प करने के लिए आप किसी को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप किसी से रिक्वेस्ट करो कि भाई प्लीज़ मेरी मदद कर दे, तो रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या लगाएंगे हम लगाएंगे प्लीज़। तो हितेश प्लीज़ हेल्प मी विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड। हितेश प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो क्लासरूम कबर्ड की क्लीनिंग में। यस इस तरीके से बोलोगे प्लीज़ यूज़ करके। एक चीज़ और, जब भी कोई सेंटेंस या जब भी कोई आंसर किसी के नाम से स्टार्ट होता है तो उस नेम के बाद हमेशा आप एक कॉमा लगाएंगे। दिस इज़ अ रूल इन इंग्लिश। जैसे सेंटेंस हितेश से स्टार्ट हुआ तो हितेश के बाद कॉमा लगेगा। ओके ये आप आगे के लिए भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, यू आर सुमित, आप कौन है, सुमित हैं। यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नुपुर्स डेस्क।
आपने एक्सीडेंटली यानी गलती से नुपुर के डेस्क पे, नुपुर के टेबल पे पानी आपसे फैल गया, तो अब आप क्या करोगे? गलती से आपसे कोई चीज़ हो गई है तो आप क्या बोलोगे? कौन सा मैजिक वर्ड यूज़ करोगे? सॉरी बोलोगे कि भाई सॉरी। यस, डियर नुपुर आई एम सॉरी आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन योर डेस्क। तो डियर नुपुर, नुपुर के बाद क्या आ जाएगा? कॉमा, क्योंकि नाम है। भाई मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझसे गलती से तुम्हारी डेस्क पर पानी स्पिल हो गया यानी कि पानी फैल गया। ओके, नेक्स्ट, यू आर हितेश। अब आप कौन हो? आप हितेश हो। यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन्स आर्ट फाइल टू स्कूल। आपने शायद सिमरन की आर्ट फाइल आप घर ले गए थे और आज आप स्कूल में सिमरन की वही आर्ट फाइल लाना भूल गए हो। अब आप भूल गए हो यानी आपसे गलती हो गई, तो आप क्या करोगे? उसको सॉरी बोलोगे, जाहिर सी बात है। यस, तो डियर सिमरन, कॉमा, क्योंकि नाम के बाद कॉमा आता है। आई फॉरगॉट टू गेट योर आर्ट्स फाइल टू स्कूल, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी आर्ट फाइल स्कूल लाना भूल गया, आई एम सॉरी, यानी मुझे माफ़ कर दो। यस, नेक्स्ट, यू आर कृति। आप कौन है? कृति है। यू स्पोक रूडली टू नुपुर। आपने नुपुर से बहुत रूडली यानी बहुत बुरी तरीके से गलत लैंग्वेज में बात करी है। अब क्योंकि आपने गलत लैंग्वेज में बात करी है और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैंने तो बहुत गंदी तरीके से बात करी, तो आप उसको अपोलोजाइज करोगे यानी कि आप क्या बोलोगे? सॉरी बोलोगे। यस, नुपुर आई एम वेरी सॉरी आई स्पोक रूडली टू यू, आई अपोलोजाइज। नुपुर नाम से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, कॉमा आएगा। ओके, आई एम वेरी सॉरी, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात करी। आई अपोलोजाइज यानी मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट, यू आर मोहन। आप कौन है? आप मोहन हैं। यू विश टू थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन। आपकी इच्छा है कि आप हितेश को थैंक्स करें यानी धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपकी हेल्प करी थी, मदद करी थी। किस चीज़ में? भाई आपका इंटर स्कूल स्पीच कंपटीशन था और उस स्पीच कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस पूरी आपको किसने कराई? पूरी हितेश ने कराई। तो मोहन चाहता है कि वो उसको थैंक यू बोले। तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि थैंक्स बोल रहा है, किसी को धन्यवाद बोल रहा है, तो थैंक यू ही आएगा। तो डियर हितेश, अब नाम है, उसके बाद क्या आएगा? कॉमा। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन की थैंक यू, तुमने मेरी मदद करी प्रैक्टिस करने में इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन में। तो यू आर थैंकिंग द पर्सन फॉर द सेम। ओके, नेक्स्ट, यू आर मेहर। अब आप कौन है? मेहर है। यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड अ चैप्टर टॉट एट स्कूल व्हेन यू वर एब्सेंट। अब आप बहुत ग्रेटफुल हैं। अब ये ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल का मतलब ही होता है थैंकफुल यानी शुक्रगुजार। जब आप किसी के बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंकफुल हैं, तो मेहर बहुत ग्रेटफुल है किसकी? सिमरन की। बहुत शुक्रगुजार, बहुत थैंकफुल है सिमरन की, क्योंकि सिमरन ने उसको वो चैप्टर समझाया जो क्लास में तब पढ़ाया गया था स्कूल में जब मेहर खुद एब्सेंट थी। तो उसका मिस हो जाता चैप्टर, इसलिए अब सिमरन ने उसको पढ़ाया, तो वो बहुत ग्रेटफुल है यानी अब थैंक यू बोलना चाहती है वो सिमरन को। तो डियर सिमरन, अब नाम है यहाँ पे, तो उसके बाद कॉमा आएगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल दैट यू हेल्प मी अंडरस्टैंड अ चैप्टर टॉट एट स्कूल व्हेन आई वाज एब्सेंट। कि भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरी मदद करी वो चैप्टर समझने में जो स्कूल में पढ़ाया गया था जब मैं एब्सेंट थी यानी नहीं आई थी। ओके, नेक्स्ट, यू आर रीमा। आप कौन है? रीमा है। यू आर थैंकफुल टू गीता। आप थैंकफुल यानी बहुत शुक्रगुजार हैं गीता की, क्योंकि उसने आपकी हेल्प करी थी। किस चीज़ में? टू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम। टीचर्स जहाँ बैठती हैं स्टाफ रूम में, वहाँ से कुछ नोटबुक्स उठाने में उसने आपकी मदद करी, कलेक्ट करने में मदद करी, तो आप उसको थैंक यू बोलना चाहती हैं। तो डियर गीता, कॉमा, गीता नाम है, उसके बाद कॉमा आएगा। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी हेल्प करी, मदद करी स्टाफ रूम से सारी नोटबुक्स को कलेक्ट करने में। ओके, तो इस तरीके से आप प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ये 3 पोलाइट वर्ड्स यूज़ करके खुद को अच्छा बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ हिंट्स दिए हैं कि इस तरीके से आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे रिक्वेस्ट करोगे? जाहिर सी बात है, कुड यू प्लीज़ बोल के, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, काइंडली, जो भी, प्लीज़, हर चीज़ में बेसिकली आपका क्या लगेगा? प्लीज़। अगर आप का बिहेवियर रूड था, बहुत गंदा बिहेवियर था, तो यानी कि आप किसी को क्या बोलोगे? सॉरी बोलोगे। भाई आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, आई अपोलोजाइज, आई वॉज आउट ऑफ लाइन, मैं माफ़ करता हूँ कि मैं लाइन क्रॉस कर गया, या मैं लाइन
थोड़ा सा लाइन से सरक गया, यानी कि बात करने में मतलब बुरी बात करी मैंने तुमसे, ओके। कोई गलती करी तो जाहिर सी बात है, आई एम सॉरी दैट इट वॉज माई फॉल्ट, मेरी भी गलती थी, मिस्टेक थी। फॉर बीइंग ग्रेटफुल या थैंकफुल, अगर आप किसी के लिए किसी को बहुत शुक्रगुजार हो या थैंकफुल हो तो कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, थैंकफुल है तो थैंक यू हर जगह आएगा, एवरीवेयर थैंक यू वर्ड ज़रूर यूज़ होगा। तो ये आपको हिंट्स एंड हेल्प दी हुई है, एक तरीके की हिंट दी है कि किस तरीके से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो प्लीज़ सॉरी थैंक यू यूज़ करके, ओके। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं, विच इज़ लेट अस राइट। अब यहाँ पर क्या करना है? प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वेल सूर्या वॉज लुकिंग एल्सवेयर। अब प्रभात एंड सूर्या के बीच में बैडमिंटन का मैच था, सूर्या गेम जीत रहा था। अब प्रभात ने क्या किया, जब सूर्या का ध्यान इधर उधर था, प्रभात ने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया, यानी खुद को ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए और उसको कम, यानी चीटिंग से खुद बैडमिंटन मैच जीत गया। लेकिन फिर भी उस रात वो सो नहीं पाया क्योंकि उसको बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इनर कॉन्शियस अंतरात्मा उसको गवाही दे रही थी कि तुमने चीटिंग करके, मतलब गलत रास्ता अपना के तुमने गेम जीता है। He decided to write down his feelings in his diary, और उसने डिसाइड किया कि जो भी मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ, मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, मैं एक डायरी में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को ये बात बता तो सकता नहीं है कि मैंने चीटिंग करके गेम जीता, तो वो अपनी सारी फीलिंग्स अपनी डायरी से शेयर करना चाहता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है? डायरी एंट्री का, कि आपको अपनी फीलिंग्स जब डायरी में शेयर करनी तो आप डायरी में एंटर करते हो, यानी वो सब चीज़ें डायरी में लिखते हो। जैसे एक फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का, वैसे डायरी एंट्री भी करने का एक फॉर्मेट होता है जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉक्स में क्या दिया हुआ है? इस बॉक्स में कुछ फीलिंग्स दी हुई हैं जो कौन फील कर रहा था? प्रभात फील कर रहा था। इन फीलिंग्स और इन फ्रेजेस की मदद से आपको डायरी एंट्री जो आगे दी हुई है ब्लैंक्स फॉर्म में, ये उनमें फिलअप करने, ठीक है। आई वन द मैच, ये कौन फील कर रहा था? प्रभात। लेकिन आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। आई विल लूज द मैच, मैं गेम हार जाऊंगा। आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, इसलिए मैंने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, सब ने मुझे जीतने के बाद कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन अंदर से खुश नहीं था वो। वाई? बिकॉज चीटिंग करी थी। सूर्या डिड नॉट फील बैड, हारने के बावजूद भी सूर्या को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ही हैड फन प्लेइंग विथ मी, उसको तो बहुत अच्छा लगा बल्कि मेरे साथ खेलने पर। तो ये सब यूज़ करके आपको डायरी एंट्री कंप्लीट करनी है। अब जो प्रभात ने डायरी एंट्री लिखी थी वो डायरी एंट्री ये है। डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? डायरी एंट्री हमेशा बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर साइड ऑफ द पेज से स्टार्ट होती है और शुरू होता है डे से, कि किस दिन पर आप डायरी लिख रहे हो। तो सैटरडे का दिन था, उसने सैटरडे लिख दिया। जस्ट उसके नीचे बिना लाइन छोड़े आती है डेट, तो जो भी डेट होती है वो आप वहाँ पे लिखते हो। फिर बिल्कुल उसी लाइन में राइट कॉर्नर ऑफ द पेज में यहाँ पर आता है टाइम, कि कितने बजे आपने अपनी डायरी एंट्री लिखी, ये लिखते हैं, यानी डे, डेट और इस तरफ प्लेस। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ते हो, यू लीव वन लाइन, ओके, एंड यहाँ से पूरी फिर आप लिखना स्टार्ट करते हो अपनी डायरी एंट्री। तो ये पूरी डायरी एंट्री क्या है, किसने लिखी है? प्रभात ने लिखी है। अगर आप देखेंगे बीच में ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स आपको फिलअप करने, और क्या फिल करना है उसमें से? यहाँ से आपको फ्रेजेस चूज करके इन ब्लैंक्स में फिल करने। चलिए डायरेक्टली अब हम रीड करते हैं। ऐसे ही स्टार्ट होता फॉर्मेट, डे आ गया आपका, ये रहा डेट, और इस तरफ बिल्कुल इस कोने में टाइम, ओके। टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच, बट आज मैंने सूर्या को डिफीट कर दिया, हरा दिया बैडमिंटन मैच में, बट डैश आई डिड नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, मुझे उसके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फर्स्ट ब्लैंक बोलता है मुझे उस बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत बढ़िया खेल रहा था और पॉइंट्स उसको इजीली मिल रहे थे, मैं बिल्कुल श्योर था कि डैश, मैं बिल्कुल श्योर था कि डैश आई वुड लूज द मैच, मुझे पक्का यकीन था कि मैं तो हार जाऊंगा। जब सब लोग हंस रहे थे उसके जोक्स पर और इधर उधर सबका ध्यान था, डैश आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, मैंने क्या किया, मैंने स्कोर बोर्ड पे पॉइंट्स चेंज कर लिए और किसी ने ये चेंज नोटिस भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया, एंड डैश एंड आई वन द मैच, और मैं गेम जीत गया। सबसे ज़्यादा सरप्राइज या हैरानी जो मुझे लगी वो ये थी दैट ही सेड, ही यानी कौन, यहाँ बात हो रही है सूर्या की,
उसने क्या बोला सूर्या ने प्रभात से, दैट ही हैड फन प्लेइंग विथ मी, यानी गेम को हारने के बाद भी सूर्या ने क्या बोला कि उसको मेरे साथ खेल के बहुत फन, बहुत मज़ा आया और हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से खेलेंगे। हाउ कुड ही बी सो रिलैक्स्ड आफ्टर लूजिंग अ मैच। अब ये सवाल कौन पूछ रहा है? प्रभात खुद से, कि एक मैच हारने के बाद वो इतना रिलैक्स, इतना आराम से, इतना चिल कैसे फील कर सकता है। वो तो क्या करना चाहिए, ही शुड हैव बीन सैड इफ नॉट क्राइंग ओवर हिज लॉस, कि कम से कम अगर वो रो नहीं रहा है हारने के बाद तो कम से कम बुरा तो फील होना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दो डैश आई फेल्ट वेरी हैप्पी, कहते हैं भले ही मैंने चीटिंग करा और गेम जीता, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे थोड़ा तो अच्छा लगा कि कहीं गेम में जीता, पर मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया क्योंकि चीटिंग से जीता था। यस, और ये बात कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड। और ये बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि सूर्या को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बेचारा जीत रहा था मुझसे, मैंने चीटिंग करके उसको हरा दिया, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था मैच हारने के लिए। इट इज़ स्टिल बॉदरिंग मी, लेकिन और ये चीज़ अब भी मुझे बॉदर कर रही है, नहीं अब भी मुझे अंदर ही अंदर ये चीज़ खा रही है। यस, इज़ इट बिकॉज आई चेंज द स्कोर, क्या ये इसलिए है कि मैंने स्कोर्स चेंज कर दिए थे अंदर से, क्या मुझे इसलिए डिस्टर्ब फील हो रहा है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं तो बिल्कुल इस वक्त अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ। लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अब सो जाना चाहिए। आई फील दैट इट मे मेक मी फील बेटर, शायद इससे मुझे इस वक्त बेटर फील हो, मैं सो जाता हूँ, ज़्यादा नहीं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में ताकि मुझे बेटर फील हो। एंड जब आप डायरी एंट्री ख़त्म करते हो तो यहाँ पे लास्ट एक लाइन छोड़ के गुड नाइट, गुड डे, जो भी दिन का वो टाइम हो रहा होता है, जैसे रात के 8 बजे वो लिख रहा है, रात के 8 कैसे पता हमें, क्योंकि PM दिया हुआ है, तो रात के 8 बज रहे हैं, तो इसलिए रात के 8 बजे था, तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, गुड नाइट। वो अपनी किसको गुड नाइट बोल रहा है? अपनी डायरी को, तो उसने डायरी को बोला लास्ट में गुड नाइट, और यहाँ पे उसने अपनी डायरी एंट्री ख़त्म करी। तो इस तरीके से डायरी एंट्री लिखी जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज़ योर लास्ट सेगमेंट, विच इज़ लेट अस एक्सप्लोर। ओके, रीड द ब्रीफ बायो स्केचेस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ गिवन है। स्पोर्ट्स पर्सन्स वो जो कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई ना कोई गेम खेलते हैं, उनकी यहाँ पर बायो स्केचेस गिवन है। अब बायो स्केचेस क्या होता है? जब किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन की हम कोई डिटेल देते हैं, उन्होंने क्या क्वालिफिकेशंस किए, कितना पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, क्या क्या उनको गोल्ड मेडल्स मिले हैं, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स हैं, जो भी हम उनके बारे में डिटेल्स बताते हैं इस तरीके से पॉइंट्स में, उसे हम कहते हैं बायो स्केच। तो यहाँ पर आपको इंडिया के कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनकी यहाँ पर कुछ बायो स्केचेस दी हैं जो हमें रीड करनी है। फर्स्ट बायो स्केच दी है दीपिका कुमारी की, जिसकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं। अगर आप उनकी पिक्चर देखेंगे तो वो इस तरीके से बो एंड एरो होल्ड करी हुई है, दैट मीन्स वो एक कौन है? वो एक आर्चर है। आर्चर कौन होता है? जो धनुष और तीर कमान चलाता है, दैट इज़ एन आर्चर। तो ये एक आर्चर है झारखंड की। इनके जो फादर थे वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, यानी कि ऑटो चलाते थे, और इनकी मदर एक नर्स थी। हम सबको पता है हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं। प्रैक्टिस आर्चरी वाइल एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन्स। जब बचपन में ये पेड़ पे से आम लेते थे, जैसे छोटे बच्चे पेड़ से आम तोड़ के खाते थे, चुरा के खाते थे, यस, तो बचपन में ये भी क्या करती थी कि आर्चरी करके आम तोड़ के पेड़ से खाती थी। तो उस टाइम से बचपन से वो आर्चरी प्रैक्टिस करती हुई आ रही है और आज एक इंडिया की बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन बन गई हैं। प्रैक्टिस आर्चरी विथ होममेड बैम्बू बोज एंड एरोज। पहले इनके पास प्रोफेशनल इस तरीके से बो एंड एरो नहीं था, तो ये घर से बने हुए जो बैम्बू की स्टिक्स होती हैं उससे बने हुए जो बो एंड एरोज होते हैं उनसे प्रैक्टिस किया करती थी। एंड बाद में फाइनेंशियली जब स्टेबल हुई तो उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल बो एंड एरोज खरीदे। फिर इन्होंने टाटा आर्चरी अकेडमी ज्वाइन करी और वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए गई। वन अ गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। जब 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तब इनको गोल्ड मेडल मिला था और इन्होंने इंडिया का नाम बहुत प्राउड किया था, सबको बहुत प्राउड फील किया था। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दीपिका कुमारी। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नीरज चोपड़ा के बारे में, जिनकी पिक्चर यू कैन सी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। जैवलिन थ्रो करते थे ये, इनका काम क्या था? जो बड़ा सा स्टिक थ्रो करते हो आप कितनी दूर फेंक सकते हो, ये इस स्पोर्ट्स में थे। तो ये बहुत यंग एथलीट हैं। खंडारा विलेज जो कि हरियाणा में है, ये वहाँ के हैं। सो ये बेसिकली हरियाणवी हैं। जो इनकी फैमिली है वो किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी से इनकी फैमिली बिलोंग करती है। ये पहले एशियन एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में। इससे पहले किसी ने भी नहीं जीता था। यस,
इन्होंने कई सालों तक बहुत हार्डवर्क करी, बहुत मेहनत करी अपने पैशन को अचीव करने के लिए, अपने पैशन यानी अपने जुनून को अचीव करने के लिए। इनके दिमाग में जुनून था कि मुझे एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, ओलंपिक्स में जाना है। यस, जब ये 23 ईयर्स की एज के तब ये सेकंड इंडियन बन गए थे जिन्होंने क्या जीत लिया था, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो इंडिविजुअली इनको अकेले ही गोल्ड मेडल मिल गया था इंडियन ओलंपिक्स में, और ये सेकंड इंडियन है जिनको ये मिला है एट द एज ऑफ 23, यानी बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स पर्सन, और ये उनकी बायो स्केचेस थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ लिंक्स गिवन है, यहाँ पर और इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में बताया गया है। आप लिंक्स पे क्लिक करिए, लिंक्स पे विजिट करिए, आपको कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में मिलेगा, जैसे कि अर्जुन अवॉर्डीज़ थे जनवरी 2024 के, ये सब। तो बेसिकली ये सब क्लासरूम एक्टिविटी है, आप अपने घर पर भी इजीली इसको कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको रिमेनिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज का पार्ट 2 का जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगी, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।